साथियों, सभी का स्वागत है आपका अपनी इस रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है इसमें। तो हमने आपके जो प्राचीन इतिहास है इसको एकदम अच्छे से ख़त्म कर लिया था और हमने अब मध्यकालीन जो इतिहास है इनको स्टार्ट किया था। और मध्यकालीन इतिहास की ये दूसरी क्लास है और वैसे ही आपके नंबरिंग में हिस्ट्री की 12वीं क्लास है। ठीक है, तो 20 क्लासेज के समथिंग हम हिस्ट्री के जो प्राचीन इतिहास है और जो मध्यकालीन इतिहास है इसको ख़त्म कर देंगे। तो आज है 464 क्वेश्चन, तो अच्छे से पढ़िएगा आप। इसमें हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया था, इसमें हमने 2 वंश पढ़ लिए थे। अब है तुगलक वंश, तो ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते और देखते जाइएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये रिपीट होते हैं। जो भी आपके टॉपर है चाहे आप भले ही उनसे पूछ लेना। और मैंने भी जितने पेपर क्लियर किए वो सारे ही सारे प्रीवियस ईयर के आधार पर ही क्लियर किए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद है। तो ये किसके शासनकाल में बनी थी? ये बनी थी आपके मोहम्मद तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। चलिएगा, तो यहाँ पे अब इनकी डिटेल देखिएगा। बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली की जहांपनाह नगर में स्थित है। इनका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये दिल्ली के जो जहांपनाह शहर है यहाँ पर स्थित है। मोहम्मद तुगलक ने लगभग 1350 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। जहांपनाह को दिल्ली के 7 नगरों में से चौथा नगर कहा जाता है। तो चौथा नगर कौन सा है? जहांपनाह नगर, जिसे मंगोलों के लगातार हो रहे आक्रमण से बचने के लिए बनवाया गया था। जहांपनाह नगर की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? पिथौरागढ़ और सिरी दोनों नगरों के परकोटों को मिलाकर बनाई गई है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ये आपके कहाँ का मूल निवासी था? चलिएगा, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी में और एनटीपीसी में। 3 बार तो यहीं पे रिपीट हो गया सेम लैंग्वेज में। तो ये था आपके मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, देखते हैं इसकी डिटेल। पूरा पोस्टमार्टम यहाँ पे मिलेगा इसको। जो भी आप इनकी डिटेल पढ़ते हो ये आपको बोलनी नहीं होती, जिनको मैं लगा दूँ ना इम्पोर्टेंट, तो वो तो आपको 100% याद होनी चाहिए। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में 24 फरवरी 2004 को इनका जन्म हुआ था। तो ये आजकल इतना डीपली भी पूछा जा सकता है कि तांजियर में जन्म हुआ था 24 फरवरी 1304 में। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। देखो कितना खतरनाक नाम है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। ये किसका पूरा नाम है? इब्न बतूता का। जिसे आप इब्न बतूता बोलते हो उसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता है। हाँ, इतनी तो पाकिस्तान की जनसंख्या ही नहीं होगी जितना बड़ा इसका नाम है। इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा तय की थी। अपनी यात्रा के दौरान ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने उसका स्वागत किया तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला, तो ये बार बार पूछा जाता है कि जो रेहला पुस्तक है ये किसकी है? तो ये है आपके इब्न बतूता की। ये है मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का इसमें वर्णन है। वर्ष 1304 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से कहाँ चला गया? चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में गया। नेक्स्ट है, अब यही सवाल घुमा के दिया देखो। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित थे जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की? तो ये कहाँ का था? मोरक्को का था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे काकतीय राजवंश
का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये दिल्ली सल्तनत ने इनका अंत कर दिया था। 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में 1324 ईस्वी में समाप्त हो गया, जब गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल पर कब्जा कर लिया। उल्लेखनीय है कि काकतीय राजवंश का उत्कर्ष 12वीं सदी से 14वीं सदी के दौरान हुआ था। चालुक्य वंश के पतन के बाद चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम ने इस राजवंश की स्थापना की। तो चालुक्य वंश के बाद में जो चोल द्वितीय है और रुद्र प्रथम है, इन्होंने किस वंश की स्थापना की थी? चलिएगा, नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया? तो ये आप सभी को पता है, दिल्ली सल्तनत में आया। कौन से काल में आया? दिल्ली सल्तनत में ये भारत आया। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा की थी। कब? 1333 में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप यहाँ पे बताओगे मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो तुगलक वंश है, इसमें दो से सवाल पूछे गए, एक तो इब्न बतूता और एक मोहम्मद बिन तुगलक। 99% सवाल है वो यहीं से पूछे गए हैं। इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के नाम के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये वंश थे गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोधी। कल मैंने इसको बताया था कि GKTSL, तो जैकेट SL साइज की, जैकेट SL साइज की। तो ये मैंने आपको कल वाली क्लास में अच्छे से याद करवाया था, तो ये आपको याद रखनी। नेक्स्ट 1325 ईस्वी में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन में बैठा। तो जूना खां किसका नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम है। यह दिल्ली के सिंहासन पर 1325 में बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। इसने 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। इसके शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार हुआ, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। तो पूरे उपमहाद्वीप पर लगभग किसने कब्जा कर लिया था? तो ये कर लिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया कि लेखक कौन है? तो यह है गिरीश कर्नाड। कौन है? गिरीश कर्नाड। चलिए, तुगलक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित 1964 का भारतीय कन्नड़ भाषा का नाटक है। 13 दृश्यों का यह नाटक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर आधारित है। नाटक में नायक तुगलक को महान विचारों और एक भव्य दृष्टि के रूप में चित्रित किया गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाग स्थानांतरित की थी? तो ये की थी आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो कितने सारे एग्जाम्स में आपके पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिनमें दोआब में करवर्दी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा राजधानी दिल्ली से दौलताबाग ले जाना। 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बंदायूनी ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। तो ये कथन किसका है? ये लिखा था बंदायूनी ने। किसके बारे में लिखा था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ? तो ये अभी मैंने आपको बताया दौलताबाद कर दी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाता है आपके, इसके बाद में लोधी वंश आएगा, एक दो क्वेश्चन और बचे। तो 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का उपयोग किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही आएगा आपको। मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। सिक्के संबंधी प्रयोग के कारण एडवर्ड टॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा। किसका? धनवानों का राजकुमार। किसने कहा? एडवर्ड टॉमस ने। किसने? एडवर्ड टॉमस ने किसको कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद तुगलक ने दोकानी नामों से सिक्के का प्रचलन करवाया, किंतु इसका ये प्रयोग असफल रहा। 12वीं शताब्दी में चीन के शासक कुबलई खान ने कागज की मुद्रा चलाई। तो कुबलई खान ने किसकी मुद्रा चलाई? चीन में कागज की, जिसे चाउ कहा जाता है। तो चाउ क्या था? एक चीनी मुद्रा थी जो कागज की चली, उसका ये प्रयोग सफल हुआ था। चलिएगा, फुतुहात ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया। तो ये किसका दिया गया था? तो ये दिया गया था आपके फिरोज शाह तुगलक का। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। चलिएगा, इसकी डिटेल देखिएगा। फुतुहात ए फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया। उसने अपने शासनकाल में चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए, जिन्हें अद्दा एवं बिक कहा गया। फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 प्रकार के कर, खेराज, खुम्स, जजिया, ज़कात, इनको सिर्फ रखने का आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक ने नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें से हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर आदि प्रमुख थे। इसकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। हौज खास परिसर दिल्ली में उसे दफना दिया गया। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। तो फिरोज शाह तुगलक को कहाँ दफनाया गया था? हौज खास मंदिर दिल्ली में। चलिएगा, अब आता है आपके लोधी वंश। तो लोधी वंश आपके छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को आप सभी को पता है कि सिकंदर लोधी ने बसाया। किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने। तो लोधी वंश की स्थापना बेहलोल लोधी ने की थी। बेहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। उसके बाद सिकंदर लोधी शासक बना। भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी नामक प्रमाणिक पैमाना सिकंदर लोधी ने प्रचलित किया। तो गज सिकंदरी ये किसने प्रमाणित किया? ये सिकंदर लोधी ने चलाया। 1504 में उसने आगरा शहर बसाया तथा 1506 में राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया। तो यहाँ पे आगरा शहर कब बसाया? 1504 में। किसने? सिकंदर लोधी ने। और 1506 में जो राजधानी है ये दिल्ली से कहाँ ले गया था? आगरा ले गया था। लोधी वंश का संस्थापक अभी मैंने आपको बताया था बेहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश था, जिसकी स्थापना बेहलोल लोधी ने की थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था कि बाबर के हाथों लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी की क्या हो गई? हार, और साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। तो जैसे ही आपके इब्राहिम लोधी चला गया, वैसे आपके दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया था? पतन हो गया था। नेक्स्ट, इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो ये मारा गया था बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा ये मारा गया था।
नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। मुगल शासक बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी को पराजित किया तथा इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल शासन की शुरुआत हुई। बाबर एक मुगल शासक था जिसका मूल स्थान मध्य एशिया था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके बाबर ने। तो ये आपकी दिल्ली सल्तनत खत्म होता है और ये बाकी के हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा गला खराब था तो आपके थोड़े से बोलने में भी मेरे को दिक्कत हुई, थोड़े शब्द हो सकते हैं इधर उधर हुए हो, फिर भी आप मैनेज करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और आपके स्टैटिक जीके की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है, अच्छे से चल रही है और आपका सपोर्ट भी अच्छे से हो रहा है। और एक बात याद रखना यार, आप जितने वीडियो देखते हो उतने लाइक नहीं करते, तो जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं वो पहले ही लाइक कर दिया करो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा और वीडियो को लाइक करते रहेगा।